नहीं आ पाए क्योंकि हिंदी में हो रहा है। तो दो लोग, दो तीन पांच लोगों को छोड़ दीजिए, तो 160 स्टूडेंट अभी हैं हमारे बैच में। 160 स्टूडेंट जो हैं उनको ये मदद मिले। आप लोग ऐसा प्रश्न करें जैसे उनको भी फायदा हो। कोई भी प्रश्न करें, आउट ऑफ सिलेबस से भी प्रश्न कर सकते हैं, आज छूट है, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है और कौन सी जगह दुविधा है, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। मार्क्स जो है, कल आपका मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा, जो लोग भी वीकली एग्जाम दिए हैं, ठीक है। कल आपका, आज कर सकता था लेकिन आज मैं चाहा कि आपका डाउट्स क्या है, ठीक है। कल आपका मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मार्क्स उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मैं जितना चाहता था उतना नहीं मिला है मुझे, इतना इजी करके भी, ठीक है। तो कहाँ गया आप, मतलब कहाँ रह गया डाउट्स आपके मन में, आपने पूछे नहीं या कमेंट्स भी नहीं किए, ये जानना चाहता हूँ मैं। क्योंकि ये जो पर्याय है, ये पर्याय के बाद जो है इसका एप्लीकेशन होगा। मैंने कह दिया कि रुचर्या दिनचर्या क्लास नहीं होगा, इसका वीडियो आएगा, मैं रहूंगा, मैं कहूंगा, सब कुछ बनाऊंगा, मेरा ही वॉइस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन समय को हमको शेप करना है, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करेंगे। तो एक दिन में 2 भी वीडियो आ सकता है, आप प्रस्तुत रहिए। लेकिन एक चीज मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो है कि आपके एग्जाम होंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या का जो भी सिलेबस है उसी का एग्जाम होना तय है। ये क्लियर कर देता हूं, पहले अपना दिमाग में बैठा दीजिए इसको, कि दिनचर्या और ऋतुचर्या जो आने वाला क्लास होगा उसका एग्जाम जरूर होगा, लेकिन ऐसा क्लास नहीं होगा, वो वीडियो के फॉर्म में आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहां आएगा। आपका अभी जो फर्स्ट जो सिलेबस है, हाँ, सिलेबस में जो नेक्स्ट आने वाला है वो है, हाँ, थोड़ी सुनिए, गूगल फॉर्म में होना चाहिए तब अच्छा होगा। जी क्या बोले? गूगल फॉर्म में होना चाहिए। गूगल, हाँ, एग्जाम होने से अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, गूगल फॉर्म में करेंगे। गूगल फॉर्म में करने से मुझे भी बहुत इजी होता है, इसको करेक्शन करना इतना टाइम नहीं देना पड़ता, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। और एक एक दिन जब हमको लगेगा कि हमको मौखिक का भी एग्जाम करना है, ठीक है, आप लोग किस प्रकार से उत्तर दे रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से हम एक टाइम शेड्यूल करेंगे, ठीक है, रविवार को ही चूज करेंगे, और उसी दिन केवल मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा, मौखिक प्रश्न करूंगा। आप मुझे ऐसे ही गूगल मीट पर वीडियो ऑन करके आप उत्तर दीजिए, ताकि मुझे संतुष्टि आए कि आप लोग समझे हैं, ठीक है। और ये जो चीज हो रहा है गूगल फॉर्म के जरिए, ये इससे भी आपके पारदर्शिता का कोई मतलब आकलन सही नहीं कह सकते, ठीक है, आप कितने सही हो नहीं कह सकते। तो मैं फ्रंट टू फ्रंट आपको क्वेश्चन करूंगा, ये मौखिक वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। और इससे क्या होगा, जो लोग हिंदी नहीं भी लिख पाते हैं उनको, उनके लिए भी बहुत, हाँ, आसानी रहेगा, ठीक है, वो मौखिक में भी उत्तर दे, चलेगा, ठीक है। आप प्रस्तुत रहे, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, डाउट है तो पूछिए, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ। और मैं एक बार एक चीज नोटिस किया कि आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें ना, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें, एक क्लास, ताकि क्लास का डेकोरम सही हो, अच्छे परिधान में आए। बीच बीच में हम गूगल मीट का भी क्लास लेंगे, चेकिंग करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, आपका भाषा में शुद्धता आए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग ऑन करेंगे, ये रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए सब लोगों को दुनिया देखेगा कि आप लोग विद्यार्थी अभी हैं। विद्यार्थियों का कोई एज नहीं होता। हाँ, नहीं, ऑन करके फिर ऑफ क्यों कर रहे हैं, ऑन करें ताकि अच्छा लगे, क्लास का डेकोरम है ना, ये सुंदर बस लगे,
एक गुरुकुल का नींव रखने जा रहे हैं। आप लोगों में से नेक्स्ट बैच में बहुत सारे लोग आचार्य बनेंगे। ठीक है। हाँ, अभी किसने हाथ पहले रेज किए थे? निरंजन जी, बताइए आपका क्या डाउट है? कोई मतलब सुझाव है तो भी आप प्रकट कर सकते हैं। निसंकोच, कोई भी चीज मन में है, दुविधा भी उत्पन्न कर रहा है, देखो आपको अच्छा वैद्य बनना है, अच्छा आयुर्वेदिक का चिकित्सक बनना है, इसको ध्यान में रखते हुए कहिए, अपना प्रॉब्लम करिए, शेयर करें अपने मन का जो भी दुविधा है, प्रॉब्लम है, उसको शेयर करें। उड़िया में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप बीच बीच में इसको हिंदी, इंग्लिश, उड़िया में जो उड़िया में कर सकते। हाँ, कोई प्रॉब्लम। मुझे चाहिए अच्छा वैद्य। हाँ, आपके भीतर मुझे चाहिए एक अच्छा वैद्य, अच्छा विद्यार्थी का चीज। ठीक है। अगर आप ये में जो कुछ डाउट है तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, बताइए। एक पहले पहला उड़िया पहला में जो मौका है, कोर्स का पहला मौका सुनिए। मैं कहूंगा, आप लोग म्यूट करें, मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप कहेंगे, ताकि ऑरिजिनल लोगों को डिस्टर्ब ना हो। पहला मौका मैं देता हूं निरंजन नायक जी से। निरंजन भाई, आप कहिए। तो सर, ये हमारा जो दोस्त 3 प्रकार 7 प्रकार का है। बात, जी, पित्त, कफ, बात पित्त, बात कफ एंड पित्त कफ, और एक बात पित्त कफ, तीनों मिला के। जी, हमारा जो क्लास हुआ था उसी में बात पित्त और पित्त बात, ये दोनों दोस्त का समझाए थे। तो ये फिर मिलेगा तो और तीनों तो बढ़ जाएगा, मतलब 10 दोस्त हो जाएगा। तो आप 7 दोस्त ही बोले थे, और 3 दोस्त तो मैंने ऐसे बोल दिए थे, तो वो भी 3 ऐड हो जाएगा ना? जी, जी, 10 दोस्त हो जाएंगे, मैंने कहा था भी। देखो, हम जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा उसको डिवाइड करेंगे, भाग भाग करेंगे, उतना आसानी रहेगा। और चिकित्सक के लिए उतना ही आसान रहेगा उसको मेडिकेशन करेंगे, मतलब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। आपको याद आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने उस समय भी कहा था, देखो आयुर्वेद में 7 प्रकार के हैं, जो अष्टांग हृदय में हो गया या चरक संहिता में, इसको ज्यादा से ज्यादा 7 प्रकार का कहा गया है। लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है अपने लाइफ में कि ये 7 प्रकार से नहीं हो रहा है। इसको फिर मुझे सरलीकृत करना पड़ा, इजी करना पड़ा, वैद्य लोगों को आसानी हो ट्रीटमेंट करने की। ठीक है। इसलिए मैंने उसको फिर 10 भाग कर दिया। ये 10 भाग नहीं है, अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन को किया है। मतलब हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ में इसका एप्लीकेशन को, मतलब बात पित्त, कफ पित्त, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के किए हैं। लेकिन यदि हम इसको क्लासिफिकेशन 10 प्रकार से करेंगे, तो हम मेडिसिन जब प्रेस्क्राइब करेंगे या उसका डायग्नोस करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है। 10 प्रकार को ही लेकर चले। सब लोगों को अनुरोध है, सब लोग 10 प्रकार को लेकर चलो। 10 प्रकार क्या है सबको पता है ना? जो लोग नए हैं, मैं एक बार फिर दोहराता हूं। ठीक है। 10 प्रकार कैसे हुआ? देखो, पहला तो हो गया क्या? पहला हो गया बात। ठीक है। बात से आता है कफ। पहला आता है बात। बात में क्या रहता है? वायु और आकाश। सब चीज आकाश से उत्पन्न हुआ है, तो हर चीज बात से ही सृष्टि होता है। ठीक है। बात जब ठीक है, बात जब कुपित होता है, बात जब कुपित हो जाता है या रह जाता है, ज्यादा देर तक जब बात रह जाता है शरीर में, तो वो नेक्स्ट दोष को उत्पन्न करता है, वो है कफ दोष। ठीक है। कफ जब शरीर में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, शरीर में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, वही उत्पन्न करता है पित्त दोष। ठीक है। आ गया समझ में? 3 दोष हो गया। सृष्टि का कारण जान गए ना? पहला बात होता है। बात का फिर कारण समझो। बात कैसे आ गया शरीर में?
बात जो बढ़ता है दो कारण से बढ़ता है। पहला कारण है वातावरण। मैंने कहा था वातावरण, कि वातावरण में यदि चेंज आता है, जैसे हम अभी ऋतु संधि काल में है। ऋतु संधि का मतलब क्या है? अभी वर्षा काल खत्म हुआ है और अभी शीत ऋतु आने वाला है, तो ये ऋतु संधि है। दोनों ऋतु का ज्वाइंट है ये। अभी ये ऋतु संधि काल में हम लोग अभी जी रहे हैं, सब लोग जो भारतीय है अभी, ठीक है। भारत नेपाल जो भी हो, ठीक है। नेपाल के भी स्टूडेंट हैं, नेपाल भी हमारे भारत में ही आ रहा है, भाई वैसा ही क्लाइमेट है। तो ये ऋतु संधि का जो काल है, ये क्या हो रहा है? ये परिवर्तन करता है। जब वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो हमारे शरीर में वात का उत्पन्न करेगा, वात दोष बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, जान गए। और दूसरा जो कारण है वो है हमारा भोजन। हमारा भोजन हर दिन एक समय नहीं हो रहा है। हर दिन एक प्रकार का भोजन हम नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। यदि लेंगे तो क्या होगा? क्लाइमेट के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसी कारण हमारे शरीर में वात का उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है वो, एक तो वातावरण हो गया, सेकंड जो है भोजन हो गया, इससे वात का उत्पत्ति हो गया। फिर वात से मल का निर्माण होता है। ठीक है, और वात से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमारा वायु तत्व ही बिगड़ता है पहले शरीर में, जिसको हम वात बोलते हैं। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं उसका मल क्या है? वायु है। जो खाना हम खा रहे हैं कि नहीं, या जो चीज पी भी रहे हैं, वो सब चीजों का मल जो है वायु है, और वहां से वात का उत्पत्ति होता है। तो वात हो गया। फिर जब वही चीज ज्यादा देर तक शरीर में रुकता है तो कफ को उत्पन्न करता है। कफ ज्यादा देर शरीर में पड़ा रहता है तो पित्त का उत्पन्न करता है। फिर पित्त जब ज्यादा बढ़ गया तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? वायु। मतलब क्या होगा? वात का उत्पत्ति होगा। कैसे? उदाहरण मैंने दिया था कि पित्त का मल क्या है? पित्त का मल, सॉरी, रक्त का मल क्या है? पित्त है ना। रक्त का मल, रक्त का जो मल है वो पित्त है। ठीक है, तो ये जब पित्त बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो क्या करता है? शरीर वोमिटिंग करता है, बमन करता है। करता है कि नहीं? वोमिटिंग करता है, बमन करता है। ये क्यों किया शरीर ने? क्योंकि हमारा ये साइक्लिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एक साइक्लिक है, एक चक्राकार हिसाब से हमारे शरीर में चल रहा है। पहले बाद होता है, बाद के बाद कफ आता है, कफ के बाद पित्त होता है, पित्त का फिर बाद आएगा, बाद के बाद फिर कफ आएगा। इस प्रकार से हमारे शरीर में ये सारा जो दोष है चक्राकार हिसाब से चल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस। आ गया समझ में? तो 3 दोष हो गया। साइकिल होता है। ठीक है, फिर दोनों को मिला रहे हैं। बाद कब से मिलेगा तो बाद कब होगा, फिर बाद पित्त से मिलेगा तो बाद पित्त होगा। ठीक है, फिर पित्त कब से मिलेगा तो पित्त कब होगा। हो गया। ये कितने हो गया? 3 हो गया। पहले हो गया था 3 3 3 6, और जब तीनों मिल जाते हैं बाद कब पित्त, तो इसको त्रिदोष कहते हैं। 7 हो गया। लेकिन स्थान के हिसाब से फिर इसको फिर 3 भाग में विभक्त करेंगे। कैसे? जैसे कि हमने कहा कि कफ के स्थान पर यदि पित्त आ जाता है, कफ का स्थान कहाँ है? छाती से लेकर सिर तक, ये कफ का क्षेत्र है। इसी के एरिया में यदि पित्त प्रवेश कर लेता है तो हम क्या कहेंगे? उसको फिर एक क्लासिफिकेशन में लाएंगे। वो कफ पित्त कहते थे, अब हम क्या कहेंगे? स्नान हिसाब से उसको क्या कहेंगे? कफ पित्त। कफ के क्षेत्र में आ गया पित्त तो कफ पित्त कहेंगे। यही इस कफ फिर पित्त के क्षेत्र में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा,
पित्त क्षेत्र क्या है? पेट है, पेट में आ जाएगा तो क्या होगा? उसको कहेंगे पित्त कफ। तो यहां से एक आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? हम कफ पित्त के बारे में जानते थे, अब पित्त कफ के बारे में एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसीलिए इसको फर्दर क्लासिफिकेशन का जरूरत हमको समझना चाहिए। सबको पता चल रहा है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? सबको सुनाई दे रहा है? तो यस सर। हाँ, जी गुरुजी। देखो इसी Yes, sir. हिसाब से देखो, हमने कहा, हाँ इसी हिसाब से हमने कहा क्या कि बात जो है कफ का स्थान ले सकता है, तो क्या कहेंगे? कफ बात कहेंगे। बात जब पित्त का स्थान लेगा तो हम बात पित्त कहेंगे। लेकिन पित्त जब बात का स्थान लेगा, पित्त जब बात के स्थान लेगा तो क्या कहेंगे? बात पित्त कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब पित्त में बात आ जाएगा तो क्या होगा? पित्त बात हो जाएगा। आ गया समझ में? इसको आप लिखने से आपको पता चल जाएगा। इसी से क्या होगा? फिर 3 दोष का उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 7 थे, त्रिदोष को मिलाकर 7 थे पहले, और ये 3 हो गया तो 10 हो गया। अब देखो अपना ट्रीटमेंट करो, कितना इजी हो जाता है, कितना इजी हो जाता है। सब रोग आ जाते हैं इसके भीतर। अब मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये 2 कारण से हो सकता है। ये कफवात हो सकता है, सॉरी कफवात नहीं, ये बात कब हो सकता है, या बात पित्त हो सकता है। बात का क्षेत्र है ना, घुटना क्या है? बात के क्षेत्र में आता है। बात का क्षेत्र क्या है? बात का स्थान क्या है? हमारे कमर, जो मल द्वार है, मल द्वार से नीचे, मतलब जो, हाँ, अप टू आपके पांव तक, ठीक है, ये है बात का स्थान। तो यहाँ से किसी जगह यदि हाँ दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है? पहला, वो बात का क्षेत्र है, और बात में दर्द का 2 कारण हो सकते हैं। आइदर वो कहाँ बात के क्षेत्र में कब घुस आया है या पित्त घुस आया। आ गया समझ में? तो जो घुटने वाला जो दर्द है वो कब बात हो सकता है, ठीक है, या बात कब हो सकता है, या ये बात पित्त हो सकता है। आइदर ये बात कब हो सकता है या बात पित्त हो सकता है। आ गया समझ में सबको? अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ गलतियां ये करते हैं। देखो क्या ये हम जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकते हैं? देखो पहला तो देखो, यदि कफ का लक्षण दिखाई दे रहा है शरीर में और दर्द हो रहा है किसी भी जगह, मैं घुटने का दर्द मतलब दावा नहीं कर रहा हूं, घुटने वाला चीज, आपके सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है, सिर का दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर में जो कांध है इस जगह पे भी दर्द हो रहा है, या आपके मेरुहाड़ में जो दर्द हो रहा है, मेरुदंड में, ठीक है, मेरु अस्थि में दर्द हो रहा है, तो देखो पहले वो क्या क्या लक्षण दे रहा है। आप स्टडी करो। स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? कफ का प्रॉपर्टीज देखो, कफ क्या क्या सिखाता है हमको। कफ दोष जब शरीर में आता है, जो भी हो, कंधे में या बैकबोन में, जहां भी आपके शरीर में दर्द है, तो पहले इसको एनालिसिस करना है कि वो, हाँ, वो बात कब का है या बात पित्त का है। एनालिसिस करना है। किस प्रकार से एनालिसिस करें? यही प्रश्न है था, सबका यही प्रश्न हुआ, ठीक है। किस प्रकार से एनालिसिस करें? ये कब ये बात, हाँ देखो ये जो नाड़ी विज्ञान है तो ये तो अद्भुत है, ठीक है, इससे तो बहुत सहज है, इसको सीख लिया, ठीक है, तो शरीर में क्या चल रहा है तो वो पता चल जाए।
मैं कल जो क्लास आने वाला है वहां आप किस प्रकार से रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं। ए कविता जी, आप म्यूट कर देना। कविता जी, कविता मिश्रा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी। हाँ हाँ, देखो ये जो हमारा नाड़ी विज्ञान है, ठीक है, ये दर्शन, ठीक है, 3 प्रकार से मैं कल इसको समझाने वाला था, लेकिन शेखर जी का जो प्रश्न है इसको लेता हूं पहला, क्योंकि आप लोगों में भी ये जिज्ञासा है। ठीक है, हमारा जो आयुर्वेद में रोग का 3 प्रकार से हम चिकित्सा करते हैं। पहला तो है स्पर्शम, स्पर्श करके, रोगी को स्पर्श करके, है ना, ठीक है, इसको पहले स्पर्श करके, उसके शरीर को छूकर, फिर ये दर्शनम, उसको देखकर, दर्शनम में ये नाड़ी आ जाएगा, स्पर्श में भी नाड़ी आ सकता है, ठीक है, और फिर प्रश्न पूछकर, 3 प्रकार से प्रश्न पूछकर, ये मैं कल डिस्कशन करने जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि आप लोगों का प्रश्न ऐसा है, प्रश्न पूछकर 3 प्रकार से हम रोगी का चिकित्सा करते हैं। एक है उसको स्पर्श करके, ठीक है, उसको दर्शन करके, उसका दर्शन करके, वो किस प्रकार का है, वो पतला है, मोटा है, किस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कहां का रहने वाला है, ये भी आयुर्वेद बताता है, मैं कहूंगा कल, वो किस क्षेत्र से आने वाला है, कहां रह रहा है, उसका जलवायु क्या कैसा है, वो जंगल जैसा परिवेश में रह रहा है, पानी जहां पानी ज्यादा है, जहां समुद्र एरिया में वो रह रहा है, या ऐसा जगह रह रहा है जहां हवा ज्यादा चल रहा है। हाँ, वेरी गुड। 3 प्रकार से हम रोगी का चिकित्सा कर रहे हैं। मैं कल ही इसको डिस्कशन में मैं कल एक पीपीटी भी प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे और आसान होगा कि 3 प्रकार से हम लोग चिकित्सा करते हैं। एक तो है स्वर्शनम, दर्शनम, प्रश्न पूछना, ठीक है, ये जो 3 प्रकार का जो चीज है, हम जनरली आयुर्वेद में एक वैद्य 3 प्रकार से ही चिकित्सा करता है। वो पहले देखता है, फिर उसको छूता है, फिर प्रश्न करता है। एक लोग कोमा में है तो उस प्रश्न को उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा, तो क्या करेगा, उसका नाड़ी देखेगा, तो नाड़ी दर्शन विद्या में आएगा, नाड़ी दर्शन, छुएगा, उसको देखेगा कहाँ कहाँ हमारा बहुत सारे अंग हैं जहां हमको छू कर भी पता चलता है। देखना है, जीवा को देखेगा, आंख को देखेगा, मल को देखेगा, मूत्र को देखेगा, ठीक है, इस प्रकार से वो रोगी का परीक्षा करेगा। तो हमको जो प्रश्न अभी मिला है शेखर जी के माध्यम से, वो है कि हमारे जो कांधे में या बैकबोन में यदि प्रॉब्लम है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बात कब है या बात पित्त है, ठीक है, उचित प्रश्न है। तो पहला तो देखो, यदि बात कब है तो जान लो उसके शरीर में ब्लॉकेज है, खून का मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा है उसके शरीर में, ठीक है, जब खून का मूवमेंट या शरीर में ऑक्सीजन का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा, तो क्या होगा, स्टिफनेस आएगा, वो हमेशा घुमा फिरा, उसको स्टिफनेस आएगा। पहला लक्षण स्टिफनेस में मतलब क्या है, उसको वही मूवमेंट नहीं कर पाना, ठीक है, हैवीनेस फील करना, मतलब उसके भीतर एक वजन हैवी लगेगा, ठीक है, उसको उसके भीतर ऐसा लगेगा कि मेरे भीतर कुछ भारी का चीज आ गया है, ठीक है, इस प्रकार का फील होगा। वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं हिला पाएगा ठीक से, या हिलाएगा तो भी उसको फ्री नहीं लगेगा, ठीक है, स्टिफनेस, ठीक है, ये लक्षण होगा किसका, आपके जो लोग बात कफ श्रेणी में आएंगे, ठीक है,
हैवीनेस आएगा, वजन बढ़ने जैसा लगेगा, फील लगेगा, हल्का नहीं लगा, शरीर हल्का नहीं लगेगा। ठीक है, आजकल जितने फैट जो चर्बी वाले जितने भी रोग आ रहे हैं, ये सभी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? लेकिन इसका उल्टा, तो वैसा यदि हो रहा है तो आप जान लो आपके भीतर कफ बढ़ रहा है और बात भी बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, बात दो प्रकार के होंगे, एक कफ युक्त होगा, यह पित्त युक्त हो सकता है, दोनों में दर्द होंगे। ठीक है, और पित्त युक्त यदि हो जाएगा तो क्या होगा, उसका उल्टा, इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, मतलब क्षय होगा, शरीर का क्षय होगा। पहला लक्षण क्षय होगा शरीर में, हाँ, कैल्शियम का या किसी भी मिनरल्स का कमी होगा। आ गया समझ में सबको? तेल का भी कमी हो सकता है शरीर में, लेकिन कब बाद में तेल बढ़ सकता है, जिसको हम चर्बी कह रहे हैं। चर्बी बढ़ने से भी दर्द होगा और चर्बी कम होने से भी दर्द होगा। मैंने बताया था ना, जब हम लोगों ने सप्त धातु के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि रस धातु जब कम हो जाएगा तो कौन सा रोग आएगा, रस धातु ज्यादा बढ़ जाएगा तो कौन से रोग आएगा, मेद धातु ज्यादा बढ़ जाएगा तो कौन से रोग आएगा, मेद धातु जब घट जाएगा तो कौन से रोग आएगा, मज्जा धातु जब घट जाएगा तो कौन सा रोग आएगा, मज्जा धातु जब कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग आएगा। तो ये जो रोग है, जब बढ़ता है शरीर में किसी भी धातु जब बढ़ता है तो कब बात या कब का ही रोग आएगा। जब शरीर में किसी धातु कम होता है तो पित्त का रोग आएगा। आ गया समझ में सबको? क्लियरली आ गया? अब शेखर जी बताओ, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? जय जगन्नाथ गुरु जी। जय जगन्नाथ। मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, मेरा दिनचर्या एक्चुअली ठीक नहीं है। जैसे कि सुबह 7 बजे से पिताजी का काम करता हूँ, क्योंकि पिताजी पैरालाइज है। उनका काम खत्म करते करते मुझे ऑफिस दौड़ना पड़ता है। जैसे कि रिपोर्टर में हूँ, तो मुझे सुबह से लेके रात को 9 साढ़े 9 बज जाता है फील्ड में। तो खाना पीना ठीक नहीं रहता, उसके वजह से ये गर्दन से लेके कमर पीठ, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं रहने से वो तो ऐसा ही होता है और दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। देखो, आज तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं और शिक्षा भी देता हूं, जो कि आने वाले जीवन में आपको बहुत ही काम देगा। मैं एक संत का एग्जाम्पल लेता हूं। मुझे नहीं पता वो कितने सही है। आज दुनिया उनको खराब कहता है, मैं उनको खराब इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि उन्हीं का दिग्दर्शन से बहुत सारे चीज बचपन से ही मैंने सीखा है, अपने ऊपर लागू किया है। अब वो है संत आसाराम जी बापू। मुझे नहीं पता वो कितने गुनहगार हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो उनका जो फिलोसॉफी है, उनका जो दर्शन है, बचपन से ही मैं उनके द्वारा प्रभावित हुआ हूँ और उसका लाभार्थी भी हुआ। ठीक है जी, तो मैं उनका ही एक उदाहरण देता हूं ताकि शेखर जी और बाकी सब लोगों को ये आसानी रहे। आने वाले जीवन में जो भी इस प्रकार के संकट आए, आपके पास भले ही समय ना हो, खाना भी ना हो, तो क्या करें, किस प्रकार से हम अपना दिनचर्या और ऋतुचर्या को ठीक करें ताकि रोग ही ना आए। ठीक है, इसका सरल उपाय और उसका सिद्धांत मैं बता देता हूं ताकि आप सबको काम आए। ये बहुत अच्छा चीज है, मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका लाभ आप लोग भी उठाएं। तो वो है, संत आसाराम जी को जब कारागार में भेज दिया गया तो क्या जेल में रहे, जेल में एक कोठरी में आबद्ध एक जगह में उनको रखा गया। तो जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी लोग देखे, हर दिन देखे उनको, वैसा ही थे जैसे उनके आश्रम में वो थे।
देखो एक लोग जिसके पास चार्टर्ड प्लेन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, इतने भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड, इसका एग्जाम्पल लेना है ताकि हमको अच्छा एक ज्ञान मिले और हमारा ऋतुचर्या दिनचर्या को हम कैसे ठीक करें, इससे है आपको पता चल जाएगा इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो, तब जो पुलिस कर्मचारी लोग देखे, अरे इसको तो 3 साल हो गए यहाँ रहने लगे हैं, लेकिन इनके मुखमंडल में कोई भी प्रकार का दुख या कोई भी प्रकार का चिंता का भावना नहीं, वो हर समय प्रसन्न रहे। और तब एक कर्मचारी ने उनको पूछा, एक पुलिस कर्मचारी ने उनको पूछा कि बाबा जी, आप इतने दुख, एक काल कोठरी जैसा एरिया में रह रहे हैं, आबद्ध एरिया में रहते हैं, आपको दुख नहीं लगता? मैं तो हर वक्त ये नोटिस किया हूं कि आप हर वक्त खुशी में, मतलब आपके मुख में प्रसन्नता छाई रहती है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये सारा चीज मन का ही नाटक है, ठीक है जी, ये सारा चीज मन का ही नाटक है। और मैं कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझा कि मैं कभी आश्रम से बाहर ही हूं, ठीक है। उन्होंने कहा, मैं कभी अपने आप को ऐसा समझने ही नहीं दिया कि मैं इस जेल में हूं, एक काल कोठरी में हूं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, यदि मन को हम इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, देखे होंगे आप, रात्रि के समय हमको सपना आता है। जब सपना आता है, सपने में हम देखते हैं कि एक सांप हमको दौड़ा रहा है, हम इतना भयभीत हो जाते हैं उस समय, हम ऐसा फील होता है हमारे शरीर से पसीना भी निकलने लगता है। और वो सारे क्रियाएं होते हैं अनजान में, जो जो हमारे मतलब बगल में लोग रहते होंगे या सोए होंगे, उनको ही पता होगा कि हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। सपन में भी हम इस प्रकार से रिएक्शन देते हैं, ठीक है जी। तो बात यह है कि हमारा जो माइंड है ना, इसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। आज शेखर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे रोगी को जब देखता हूं तो रोगियों में कहां गड़बड़ी होता है जानते हैं? दिमाग में गड़बड़ी होता है। और ये जगह है हमारा आकाश का स्थान है। मैंने बताया था पहले कि आकाश का जो सर्वोत्तम स्थान है वो दिमाग है। हम जो ये दिमाग को इस प्रकार से निर्मित करें कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो वही भाव प्रकट करेगा। हम जो खाएं, हम दवाई खा रहे हैं, हम कड़वा चीज खा रहे हैं, तो वही भाव, वही प्रकार का हार्मोन, वही प्रकार का रस, वही प्रकार का चीज हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रकार का भाव है और एक प्रकार का मन का नियंत्रण है। यदि हम अपने मन को नियंत्रण करें, अपने मुखमंडल में प्रसन्नता लाएं और दिमाग को खाली रखें, तो मैं गारंटी देता हूं किसी को कोई प्रकार का रोग नहीं होगा। यह मेरा 11 साल का अनुभव है और मैंने देखा आकाश तक तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है। आज लोगों को डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हार्मोनल में इनबैलेंस है। हार्मोनल का इनबैलेंस के कारण क्या है? मैंने कहा था आकाश तत्व है। दिमाग में बहुत सारे चीजों का भर्ती हुआ है, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, अनगिनत विचार, कभी खाली नहीं रखते, शांत नहीं रहते, उनके भीतर पवित्रता का भाव नहीं रहता, प्यार भाव, सहानुभूति भाव, ये सब जो भाव हैं, पॉजिटिव भाव, जिनके भीतर आ जाएगा, उनके भीतर यदि खाली होगा तो अच्छा नींद आएगा। अच्छा नींद आएगा, नींद सबसे अच्छा खाद्य है, ठीक है। शरीर का सबसे अच्छा खाद्य यदि कुछ है तो वो है नींद। इसीलिए सबको कहता हूं, नींद अपना ठीक से पूरा करो, दिमाग खाली रखो, तो आश्रम जी बापू जैसा बन जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं आश्रम में रहूं, भले ठीक है, आश्रम में रहूं या जेल के कारखाने के भीतर रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु लोगों का ही ऐसा काम है। हम क्योंकि सब भारतीय हैं तो हम लोग अपने साधु संतों से भी सीखना चाहिए कि हिमालय में बिना खाए पिए कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं,
ठंड में तन को ना कोई कपड़ा है ना कुछ नहीं, कैसे रह रहे हैं? शरीर ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ठीक है, मन से, दिमाग को खाली रखो, दिमाग को ज्यादा सोचनो, मतलब इसको रेस्ट भी दो। वेरी गुड। अग्नि तत्व ऑटोमेटिकली प्रज्वलित होगा, क्योंकि आकाश से अग्नि भी निर्मित हुआ है। ठीक है, अग्नि तत्व ऑटोमेटिकली प्रज्वलित हो जाएगा। स्वस्थ गुरुजी एक रहने के बीच में लिए। एक चीज है, हाँ, पूछिए। जैसे कि आपने आसाराम बापू जी का नाम लिया, उनका जो दवाई है मैंने यूज किया है, इतना इतना अच्छा है, जो कि मैं ये किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। रामदेव बाबा और आसाराम बापू जी का अगर आप कंपेयर करेंगे, आसाराम बापू जी का पूरा ओरिजिनल फैक्ट है और अच्छा दवाई है और बहुत ही कम है। यानी कि जैसे कि वो सेवा के लिए वो कर रहे हैं। उनका एक हरड़ रसायन है, बात पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए, वो जो कफ को ऐसे निकालता है, दिमाग खराब सच्ची से। और उनका जो अमृत द्रव्य है, मगर वो आपको जो 25 रुपए में मिलता है, वो अगर आप रामदेव बाबा को के पास जाएंगे वो 150 रुपया। 20 और 150 में कितना फर्क होता है। वो उनके मन के भाव के जो चेतना है ना, वो लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैंने देखा हुआ है और मैंने वो अनुभव भी किया है। जो गोचरण होता है वो 40 रुपए, मगर रामदेव बाबा का 140 रुपया। जमीन और आसमान का फर्क। वो व्यापार करने के लिए लगे हैं और ये मैंने देश की भलाई के लिए लगे हैं। जी, मैंने एक बार फोन कर दिया था जयपुर। मैंने उनको जी डांटा, इतना सस्ते में क्यों आप लोग दे रहे हो? एक कस्टमर होने के नाते मैं डांटा, आप इतने सस्ते में जी क्यों दे रहे हो? वो चीज शैम्पू जो है, जो बाजार में 200 रुपए मिलता है, वो 25 रुपए में मिल रहा है। देख रहा हूँ जी अच्छा क्वालिटी भी है। तो मैंने उनको डांटा फोन करके कि भाई इतना सस्ते में यदि करोगे तो कैसे चलेगा आपके संस्था? उन्होंने बताया कि यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, सेवा कर रहे हैं। तब मैंने चुप रह गया। मैंने कहा बहुत उच्च विचार के हैं। मुझे तो एक्चुअली नहीं मैंने पता आज गुरुजी, से आपको पता आज है कि नहीं। है? उनका एक छोटा सा टेस्ट आता था, मलहम, छोटा सा, जैसे कि हम्म, बुढ़ा को जैसे घसते हैं उसी तरह। हाँ, जितना बड़ा दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा, बहुत बड़ा एक्जिमा हो, लाखों लाखों रुपए जहाँ पे खर्च हो जाता है, वो छोटा सा ऑइंटमेंट वो पूरा दो देखो, दो दिन वही में निकाल चीज देता है। वही चीज सिंपल है। देखो कि हमारा जो भी औषधीय द्रव्य है उसमें यदि भाव पॉजिटिव है ना, तो वो क्या करेगा? जो भी इंसान उसको यूज करेगा तो उसके भीतर जाकर वो पहला काम करेगा, उसके भीतर वो उसका भाव को पॉजिटिव बनाएगा, मतलब उसका आकाश चार तत्व गुना में काम वृद्धि करेगा। करेगा। जी हाँ, खाने का कुछ जरूरत नहीं है जी। यदि इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप हिमालय जाकर देखो, साधु सन्यासी लोग क्या खा रहे हैं। वो आपके जहाँ एक है ना, वो छत्तीसगढ़ में है, कौन सा जगह है, एक जो बच्चा अभी जगदलपुर। मतलब जो, हाँ, 25-26 साल का हो गया है, जटाएं हो गए हैं उसके, वो क्या खा रही है? वो क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं है। यूट्यूब पर मारे, सर्च करें, वो किसका मुझे पता नहीं, वो हाँ, चंद्रहासिनी शायद है, चंद्रहासिनी एरिया है। 110 साल, 110 साल से ऊपर हो गए। किस तो खा नहीं रहा है। बहुत एक्सपेरिमेंट भी हुआ उसके भी पास जाकर, एक बहुत से वैज्ञानिक लोग गए, डॉक्टर लोग गए, टेस्ट किए, उसके भीतर कुछ चीज घट रहा है क्या, उसका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किए। ठीक है, सब कुछ ठीक है। खाने का खाना, देखो खाना जरूरी है, लेकिन बिना खाना के भी हम रह सकते हैं। ये हमारा ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ठीक है, सबसे बड़ा खाना मुझे भाव ऐसा है। कुछ बता ठीक सकते है, हैं कि चोटी भाव। काला हो सके? अब जगन्नाथ जी को खाना क्या दे सकते हो? जगन्नाथ जी कुछ खा नहीं, रहे हैं क्या? सब कुछ खा सकते हैं क्या? वो नहीं खाली खा। लगाते हैं आप 56 उनको लोग। भाव दे सकते हो, अपना भाव, वो भाव के भूखे हैं। ठीक है, जगन्नाथ जी जी व किसी भी भगवान है, भगवान शिव क्या खाते हैं? जो चीज संसार नहीं खाता वही उनको लगता है। जो विष है सारे जीव जंतुओं के लिए, जो विष है वो भगवान यूज करते हैं अपने भोजन के लिए।
ठीक है, इसीलिए खाते हैं। यदि ना खाएंगे तो क्या होगा? ध्वंस हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड का स्थिति नहीं रहेगा। इसी ऐसा हमारे भगवान जगन्नाथ जी भी भाव के भूखे हैं, ठीक है। उनको हम जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बना कर देंगे वो नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे वो? ठीक है। और कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे नहीं पता और था एक आज चीज ऐसा सर डिस्कशन। पूछ रहे थे, तो कटु बोलिए। और तिक्त, ये दोनों में क्या अंतर है? कटु और तिक्त। कटु मतलब कड़वा, पीटर। अच्छा, तिक्त यानी? तिक्त मतलब तीखा, जो राख, ठीक है। अच्छा, मुंह में रखने ज्यादा देर हम जिसको जीभ में नहीं रख सकते, जलन पैदा करेगा, राख। और मिर्चा एक हो चीज गया। गुरुजी, आप हाँ, मत गुस्सा मिर्ची, हुई। हाँ वही आप वही मिर्ची जैसा आपने चीज। क्वेश्चन पूछे थे, जो सवाल हम लोग का एग्जाम हुआ था, कटु का कुछ सवाल ऐसा था, कटु का विमना क्या होता है ना, ऐसा कुछ आपने सवाल, अ, ऐसा कुछ कटु का विपरीत ना, ऐसा कुछ विमोचन क्या होता है ना, ऐसा कटु कुछ। का विपाक क्या होता है? हाँ हाँ, विपाक। कटु का विपाक क्या होता है? वो एक्चुअली कटु विपाक जो होता है, कटु का आपने विपाक कहा कटु था। होगा ना। कटु कटु मतलब क्या है? एक कड़वी, एक एग्जाम्पल देता हूँ। नीम का पत्ता कटु है, जी नीम का जी पत्ता कटु है। नीम का पत्ता जी, यदि हम खाएंगे तो 1 घंटे के बाद वो क्या करेगा? हमारे जीभा पर जो रस आएगा, वो एक कड़वा। दो घंटे के बाद वो कड़वा लगेगा कि नहीं? कटु लगेगा कि नहीं? जी जी लवण, नमकीन वाला चीज खाए, 1-2 घंटे के बाद क्या आएगा? मधुर आएगा, ठीक है। कषाय वाला चीज, लवण खाने से मीठा आएगा। हाँ, लवण खाने से मीठा आएगा। हाँ, क्यों आएगा? आंवला खाने से, कच्चा खाने से मीठा आ सकता है, लवण खाने से मीठा कैसे आएगा सर? लवण खाने से आप एक्सपेरिमेंट करिए। आप जो चीज खा रहे हैं, जो जो दाल हो गया, जो तरकारी जी हो गया, ठीक है, जी वो जी सब, रोटी भी हो गया, सब चीज जो खा रहे हैं वो नमकीन वाला चीज है कि नहीं? है कि नहीं? जी जी। उसको खाने के बाद क्या आपके मुंह में नमकीन वाला टेस्ट आता है? नहीं, कुछ कुछ पता ही नहीं चलता, ना मीठा ना कुछ, हाँ, जैसे वो जो नॉर्मल वैसे। पता नहीं चलता वो मधुर रस कहते हैं उसको, ठीक है। पानी का कैसा रस होगा? मधुर कहेंगे ना पानी को। हाँ, पानी की मतलब। हाँ, वैसा ही है। जो कुछ पता नहीं चलेगा वो मधुर में आएगा। मिसिकी अछि। जी बैजंती माला जी बोलिए। सर मधुर रसरे कोउ दिटा तत्व मिसिकी रहिछि? मधुर रसरे कोउ दिटा तत्व मिसिकी अछि, जेमति कि हमरो तिक्तरे रहुछि वायु आकाश, सेमति मधुर रसरे कोउ दिटा जल मिसिकी रहुछि, कोउ जल दुई जल तत्व? जल और पृथ्वी कब कब कारक है ना। एक चीज नोटिस किए हैं आप लोग, जिनके शरीर में ज्यादा मक्खियां बैठती है, ठीक है, आप अपने विज्ञान में इसको यूज करें। जब डायग्नोस करोगे ना किसी पेशेंट के ऊपर, तो पूछना आपके शरीर में मक्खियां ज्यादा बैठती है क्या, या ज्यादा जिनको मच्छर काटता है। सबको ज्यादा मच्छर नहीं काटता, किसी किसी को काटता है। तो जान लो उनके भीतर, हाँ, उनके भीतर मधुर रस ज्यादा है। ठीक हो गया वैद्यनाथ जी माला, आपको समझ में आ गया? मधुर रस ज्यादा है। आज्ञा आज्ञा सर, मु भाबे मोर ब्लड ओ पॉजिटिव बेली मशा बेसी कामुडंती। उनके भीतर मधुर रस मतलब आपके भीतर कफ और जल दोनों तत्व ज्यादा हैं, ठीक है। गिरीश चंद्र नायक जी बोलिए, आपकी बारी। गिरीश चंद्र नायक जी। सर मेरा प्रश्न था, पाक और विपाक अपना में फर्क क्या मुंह है? दिखाइए ना, वो वीडियो ऑन करें। लाइट चला गया है सर। ओके, अब दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। सर प्रश्न था, पाक और विपाक में फर्क क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आज सबका ये डाउट क्लियर हो बहुत गया। करता है सर, पाक बहुत 2 करता प्रकार है के हैं। आगे पहले। देखो पहले सुनो, पाक जो है 2 प्रकार का है, ठीक है। पहला है
अवस्था पाक, दूसरा है निष्ठा पाक। ठीक है, जो निष्ठा पाक है इसको हम विपाक कहते हैं। ठीक है, पाक दो प्रकार के हैं। पाक मतलब क्या? पाक मतलब जो चीज खा रहे हैं उसका हजम होना, उसको कहते हैं पाक। ठीक है, इसको दो भाग में विभाजित किए जाते हैं, एक है व्यवस्था पाक और है निष्ठा पाक। व्यवस्था पाक क्या है? व्यवस्था पाक जब हम कुछ चीज खाते हैं, चबाते हैं, चबाने से लेकर वो जब उसका डाइजेशन क्रिया तक, ठीक है, वो है व्यवस्था पाक। करीब करीब 1 घंटा चलता है ये व्यवस्था पाक का काम। लेकिन जब खाना रस में कन्वर्ट होता है, जब जठर अग्नि उसका काम फिनिश कर देता है, हजम का काम शेष हो जाता है, तो उसको फिर हम कहेंगे वो निष्ठा पाक और विपाक। तो हमारे जो जड़ी बूटी है व्यवस्था पाक का कोई उतना जरकार नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे, क्योंकि ये जीवा से होकर गुजरता है ना, तो जो व्यवस्था पाक हो गया वो रस हो गया। ठीक है, लेकिन जो निष्ठा पाक है जिसको हम विपाक कहेंगे, वो क्या होगा? डाइजेशन के बाद। ठीक है, डाइजेशन के बाद का रस कैसा है, ठीक है, उसको कहेंगे हम विपाक। आ गया समझ में गिरीश जी? सर दूसरा प्रश्न था सर, संग्राही और ग्राही द्रव्य में फर्क क्या है? संग्राही, संग्राही और ग्राही। ठीक है, संग्राही, जो संग्राही होगा क्या होगा और ग्राही क्या होगा? जिसको ग्रहण करेगा शरीर, ठीक है, ठीक है, जिसको ग्रहण करेगा या निकालेगा वही है ग्राही। जो संग्राही होगा क्या होगा? ठीक है, फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से। नॉट सबको सुनाई नहीं दे रहा है? कट रहा है सर आवाज। साउंड शुभुने साउंड ठीक नहीं आ रहा है सर, आवाज कट रही है सर, आवाज कट रहा है बीच बीच में। क्लियर Am I audible? कैमरा ऑन हो गया उतना नेटवर्क में अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? देखो जी जी सर, जी सर। ग्राही का मतलब सीधा सा ये है, जो हमारा पाचन तंत्र को मजबूती देगा, हमारा जठर अग्नि को तीव्रता प्रदान करेगा, वही है ग्राही। वो ग्रहण करने योग्य चीज है। ठीक है, अग्राही क्या है? जो ग्रहण करने वाला चीज नहीं है। ठीक है, जैसे विरुद्ध आहार, ठीक है, ये अग्राही है। जो हमारा जठर अग्नि को तीव्र प्रदान करता, मतलब उसको जलाने का, दीपन का काम करेगा, वो है ग्राही द्रव्य। संग्राही क्या है? संग्राही ग्राही से निकलने के बाद, मतलब हजम करने के बाद जो रस है, जो भी मल है, वो यदि पतला है उसको बांधने का जो काम करेगा, ठीक है, वही है संग्राही। मतलब पतले मल को जो बांध कर, केले जैसा, मैंने उदाहरण दिया था, केला, हमारा मल कैसा होना चाहिए? केले जैसा होना चाहिए। मल पूरा एक केला जैसा होता है कि नहीं? केला कैसा दिखाई देता? एक प्रकार का लंबा आकार का, मतलब मजबूत देने वाला, ऐसा। हाँ, इस प्रकार का शेप में आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो जान लो आपके शरीर का पाचन तंत्र ठीक नहीं है, या आपका खाना ठीक नहीं है। जो खाना खा रहे हो वो गलत है, या जो खाना खा रहे हो वो गलत समय पर खा रहे हो, ऋतु के हिसाब से या दिन के हिसाब से नहीं है। ठीक, ठीक है। और क्या होना चाहिए? मल का जो इसके बारे में हम पढ़े करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा, कैसे रोग का एनालिसिस करेंगे, मल कैसा होना चाहिए, मूत्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, मल का जो कलर होना चाहिए वो पीला होना चाहिए। अगर पीले में वो कम हो रहा है, ब्राउनिश कलर हो रहा है, काला दिखाई दे रहा है, तो जान लो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है। गड़बड़ी दो प्रकार के हो सकते हैं, खाना ठीक नहीं है या पाचन तंत्र कमजोर हो गया है। ठीक है सतीश जी, आ गया समझ में? ग्राही का एग्जाम्पल दो, सब तिक्त पदार्थ है,
जो भी तिक्त हैं वो ग्राही होंगे, मैंने कहा था। और संग्राही का क्या एग्जाम्पल है? जीरा हो गया, सौंफ हो गया, केला हो गया, आप जो चूड़ा खाते हो वही हो गया, संग्राही द्रव्य है। ठीक है, आ गया समझ में गिरीश जी? सर और तीसरा प्रश्न था सर, लिखन द्रव्य और विरेचक द्रव्य में क्या फर्क है? लेखन द्रव्य में जो चीज है, देखो आप ऐसे समझो कि एक चीज आपने लिख दिया है पेपर पे, डॉट या पेन से आपने एक चीज से लिख दिया है, पेंसिल से आप लिख दिया है, ठीक है? तो आप ऐसे मतलब हाथ में उसको करेंगे तो वो नहीं साफ होगा। कागज में आपने एक चीज पेंसिल से लिख दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? रबर का यूज करेंगे। रबर का यूज घिसेंगे तो क्या होगा? वो वहां से हटेगा, वो लेख जो लिखे हैं आप वो वहां से हटेगा। लेखन द्रव्य मतलब है इस प्रकार से वो हमारे शरीर में जो दोष है, जो मल है, उसको निकालने का काम करेगा। जैसे कि उसको ज्यादा बल, वायु तक तो ज्यादा उसको लगाना पड़ेगा, वो उसको स्क्रैप करेगा, उसको स्क्रैपिंग सब्सटेंस कहते हैं, स्क्रैप करके निकालेगा। स्क्रैप मतलब क्या है? उसके भीतर ऐसा है ऐसा ही स्क्रैप करके उसको निकालेगा, ठीक है? उसमें वायु तत्व ज्यादा रहेगा, ठीक है? और क्या है? जल तत्व भी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? जल तत्व ऑयलिंग करता है, शरीर को निकालने का, शरीर में दूषित पदार्थ को निकालने का काम करता है। ऑयल को क्या निकालेगा? ठीक है, एक वर्ज्य वस्तु है, मतलब ये वेस्ट चीज हमारे शरीर में रुक गया है, तो वायु तो उसको निकाल देगा, लेकिन ऑयल को किसने निकालेगा? ऑयल को ऑयल ही निकाल सकता है। ऑयल को, खराब ऑयल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। एक अच्छा चर्बी है, एक खराब चर्बी है। तो ऑयल को है, सब लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, करो ना। अब लोगों को वीडियो ऑन करना है ताकि मैं देखूं ना आप किस प्रकार से सुन रहे हो। आई वॉन्ट टू सी यू ऑल फेसेस, ठीक है? हाँ बैजंती जी, ऑन करो। आप लोग किस मोटिव पे देख रहे हो मैं देखना चाहता हूं। मैं तो यूट्यूब पे लाइव आता हूं तो नहीं देख पाता। शेखर जी आप ऑन करो, ठीक है? बाकी लोग भी ऑन करो। हाँ देखो, जो लेखन द्रव्य वो है स्क्रैपिंग सब्सटेंसेस, मतलब एक चीज रह गया है उसको निकालना है, कैसे भी बहुत बल प्रयोग करके उसको निकालना है। तो वायु और जल तत्व के मदद से उसको हम निकाल सकते हैं। यदि वो ऑयली चीज है, खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको निकालने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तेल ही तेल को निकाल सकता है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था उस दिन मट्ठा का, मट्ठा का दिया था कि नहीं, छाछ मट्ठा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्यों दिया था? आजकल जो चीज हम खा रहे हैं, जो मलेशिया से आ रहा है कि नहीं, रिफाइंड ऑयल ये चिपक रहा है हमारे खून, मतलब हमारा सीरा धमनी में चिपक रहा है ये, ठीक है? उसको निकालना है तो क्या यूज करेंगे? लेखन द्रव्य का यूज करेंगे। लेखन द्रव्य का एग्जाम्पल मट्ठा है, छाछ है, घी है, ठीक है? देसी गाय का घी ये निकालता है जी, ठीक है? इसलिए हार्ट पेशेंट का सबसे अच्छा मेडिसिन जो है वो है अर्जुन घृत। अर्जुन घृत का नाम सुने? अर्जुन घृत, अर्जुन का जो छिलका होता है घी में उसको पकाया जाता है, फिर अर्जुन घृत निर्माण होता है। इसका क्या मतलब, सीधे से कहना चाहता हूं, वो घृत ही हमारे शरीर में जो चर्बी है, खराब चर्बी है, उसको निकालने का काम करता है। आ गया समझ में सबको? और क्या? विरेचक द्रव्य। हाँ विरेचक द्रव्य, विरेचक द्रव्य में जो आप मल को निकालने के लिए, जो मल है ना हमारे शरीर का, मल द्वार के माध्यम से जो चीज निकलता है वो विरेचक द्रव्य है, ठीक है? विरेचक द्रव्य में ये भी आएगा, हाँ, जो अपान वायु के माध्यम से जो दूषित पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म भी आ सकता है, विरेचक द्रव्य में वो आ जाएगा। क्या क्या होता है, ये मासिक धर्म का जो चीज है, यदि वो सही समय से नहीं निकलेगा तो वो शरीर के लिए दूषित करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
आज तक देखे होंगे जितने महिलाओं में सिस्ट आ रहा है, सिस्ट आ रहा है कि नहीं, गांठ पड़ रहे हैं, गर्भाशय में गांठ पड़ रहे हैं, उनके ओवरी में जो ग्रंथि है, ओवरी का जो ग्रंथि है उसमें गांठ पड़ रहे हैं। ये क्यों है? गांठ कहाँ आया? कफ ज्यादा रहा शरीर में, कफ मतलब दूषित पदार्थ ज्यादा रहा, उसको फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हुआ उसको कहेंगे पित्त का। वो कफ पित्त का समस्या उनके शरीर में, या पित्त कफ का समस्या उन्हीं के शरीर में ज्यादा आ गया, इसी कारण वहां गांठ आ गया। ठीक है, विरेचक पे ये हुआ। एग्जाम्पल क्या है? त्रिफला है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या कहा था? अमलतास का एग्जाम्पल मैंने दिया था, अमलतास, सुनारी गच्छ। ठीक है, और क्या? हिमाच का एग्जाम्पल दिया था, हिमाच, और सुनामुखी जो पेड़ है वही इसका एग्जाम्पल था। जनरली जो पीले रंग के होते हैं ना, ये सब मैं कहूंगा भी, जो कलर के हिसाब से भी द्रव्य गुणों को अनेक प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पीला जो रंग है हमारे शरीर के डिटॉक्स का, विरोचन का काम करता है। काला रंग क्या करेगा? हिमाच एक प्रकार का चीज है, एक औषधि है हिमाच, जो डिटॉक्स का काम करता है, विरेचन का काम करता है। और बोलिए, और किसी सर का? ये हाँ, अशोक जी, आपका सॉल्यूशन हो गया। अशोक कुमार, आप बोलिए। हरिओम जी, मैं बोल रहा था जैसे हम गले में माला धारण करते हैं, उसमें जो स्फटिक का जैसे धारण किए और रुद्राक्ष का धारण किए, तो ऑपोजिट गुण वाले हो गए तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारा शरीर में? ये जो चीज है ना, ये भी एक मनोवैज्ञानिक चीज है जी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। हाँ, जी। मेटेरियल का हमारे ऊपर शरीर में प्रभाव है, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव आपका दिमाग में है। अब दिमाग को जिस प्रकार से करोगे ना, स्फटिक भी रुद्राक्ष बन जाएगा, तुलसी माला बन जाएगा। ठीक है, दिमाग को अपना मजबूत बनाओ। ठीक है, ये तुलसी माला देखो, मैं रुद्राक्ष माला से गायत्री मंत्र का जप किया और मुझे बहुत फल मिला। मुझे बाद में पता चला कि रुद्राक्ष माला गायत्री में यूज नहीं करते। अब बोलो मुझे, ये परस्पर विरोधी चीज है। जनरली महामृत्युंजय मंत्र को गायत्री मतलब महामृत्युंजय मंत्र से रुद्राक्ष का संबंध है, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने क्या किया, भाव से किया, भाव से गायत्री मंत्र का 1.5 साल तक उसको जपता रहा, तो भगवान जी ने उसका उत्तर दिया। आपको पता है 14 दिन तक एक बच्चा जो हर दिन मतलब शराबी था, उसको मतलब उसके आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत था, वो कई बार जेल भी जा चुका था। इसी गायत्री मंत्र के प्रभाव से 14 दिन तक मैंने उसका शराब भी रुकवा दिया। कैसे जानते हैं? ये जो क्या है, उसको 0 साइज का जो आता है रुद्राक्ष माला से, मुझे बाद में पता चला कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट मुझे मिला। तो ये कहना चाहता हूं, ये दिमाग का ही बात है। आप भाव से कुछ भी करो, कोई भी मंत्र का जप करो, लेकिन भाव से करो, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करो, उसका रिजल्ट है ना जल्दी आएगा। नोटंगी मत करो, पाखंडी मत बोलो, अपने आप को सच्चाई मतलब सच्चा इंसान के हिसाब से अपने आप को ईमानदार, अपने आप से ईमानदार बनो, बहुत रिजल्ट है जी। ये मंत्र काम दे रहे हैं। बहुत सारे मंत्रों को लॉक नहीं किया गया है, उनमें से गायत्री मंत्र है, उनमें से महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, ये दोनों मंत्र अभी भी काम कर रहे हैं, उनको लॉक नहीं किया है। लॉक मतलब समझते हैं, उसको सिद्ध करना पड़ता है। जब एक मंत्र सिद्ध होता है तब फल देता है, लेकिन आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को यूज ऐसे ही करो, तुरंत काम देता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट ऊपर इसका प्रयोग करके देखा है, बोलो तो सिद्ध नहीं किए हैं, लेकिन फल देता है। भगवान जी का असीम कृपा है ये। ठीक है, कोई भी मंत्र करो काम देगा, श्रद्धा पूर्वक करो और रिपीटेडली करो,
तो ये किया गया सिद्ध बन जाएगा। और जिस चीज पर आप वही रुद्राक्ष स्फटिक मंत्र जो स्फटिक माला भी है उसमें भी एनर्जी जाएगा। आप किसी को भी देंगे तो बहुत जल्दी फायदा करेगा, एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम ताबीज वगैरह जो पहनाते ना बच्चे लोगों को, इसी से है, ये मंत्र का शक्ति है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और कोई पूछना चाहते हैं? सर और एक सवाल मेरा। नहीं, आप पहले उनको चांस दे, मैं भी लूंगा, टाइम होगा तो लेंगे। और कोई नहीं, छोटा सा आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। सर, जैसे कि आप एग्जाम में पूछे थे लवण यानी कि नमक कौन से तत्व से मिलके होता है, तो आपने आंसर मैंने तो अपने हिसाब से आंसर दिया था जल और पृथ्वी, मगर आपने आंसर दिया था अग्नि और जल। वो क्यों सर? जल और पृथ्वी क्यों नहीं हो सकते, अग्नि और जल क्यों हुआ? वही सवाल था। बहुत बढ़िया। देखो, इसमें पृथ्वी तत्व भी छुपा हुआ है। ठीक है, पहले तो क्लियर कर देता हूं, लवण में पृथ्वी तत्व है। ठीक है, क्यों है? इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। ठीक है जी, लेकिन ये क्या करता है, दीपक का काम करता है, ये एक ग्राही द्रव्य है। ठीक है, ये दीपन का काम करता है, इसका मतलब है अग्नि को प्रज्वलित का काम करता है। और इसका सीधा सीधा संबंध यह है कि ये क्या करता है, इसका काम से इसको इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। मुंह में एक नमक डाला तो ये पहला काम करेगा, मुंह में सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, मतलब जल का निर्माण करता है। दूसरी बात है, जब मुंह में, मतलब यहाँ क्या हो गया, ख्यारिया हो गया। क्या हो गया यहाँ? ख्यारिया हो गया। क्यों ख्यारिया हो गया? क्योंकि पेट में इसके प्रभाव से ज्यादा एसिड निर्माण होंगे। तो भगवान ने एसिड को और अल्कलाइन को, मतलब एसिड मतलब अम्ल को और क्षारीय चीजों को बैलेंस करने के लिए ही ये चीज का प्रकट किए हैं। यदि ये ज्यादा क्षारीय होगा तो क्या होगा, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी जो हजम का काम हो रहा है, जो डाइजेशन काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एसिड कर रहे हैं, एसिड ही कर रहा है। ठीक है, एसिड अपने जगह में है तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो क्या करता है, नमक वाला जो जितने भी चीज खाते हैं तो एसिड का निर्माण करते हैं। हमारा आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जाएं तो ये हमारे शरीर में जो एसिड, विशेष करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। तो एसिड हो गया क्या, अग्नि का तत्व है। आ गया समझ में? इसीलिए जो नमक है वो जल और अग्नि से, मतलब एक पित्तवर्धक है। ठीक है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमारा जो भी डाइजेशन का क्रिया होता है, सबसे उसका अहम जो भूमिका लेता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? सर, उद्यान वायु कौन कलर भी शरीर माने कलर रे परिवर्तन किसी आने? हाँ, उदाहरण वायु का काम कलर में आता है। कलर में वो हर वायु, मतलब जो भी वायु है, वायु मतलब कहाँ, वायु का स्थान कहाँ है, ये ज्यादा हमारे स्किन को ही इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो उदाहरण वायु हो गया, ऐसा नहीं, सब वायु का भी कलर के साथ ही उनका संबंध है। और सबसे ज्यादा है अग्नि। देखे होंगे जो ज्यादा व्हाइट होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा व्हाइट होते हैं उनके भीतर अग्नि तत्व कम होता है। उनके नाक में देखेंगे हर वक्त बलगम पानी निकलता रहेगा। क्या है इसका कारण? अग्नि कम है ना, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इनप्रॉपर अग्नि, मतलब अग्नि इनप्रॉपर है। जो काले होते हैं, बहुत सारे काले भी ठीक नहीं है, उनके शरीर में ज्यादा अग्नि तत्व है, ऐसा ये ठीक नहीं है। तो हम जो भारतीय कलर है ना, ये सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा कलर क्या है जानते हैं आप? सब लोग जिसको पसंद नहीं करते, सांवली, सांवली सूरत। हाँ,
ये सबसे अच्छा कलर है जी, वर्ल्ड का बेस्ट कलर भगवान कृष्ण का कलर है। भगवान कृष्ण का कलर श्यामली। हम लोग नीला दिखाई देते हैं, नीला भगवान का कलर नहीं है, श्यामली। आप क्या बोलते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखे हैं इसका भगवान जी का कलर, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। देखो इसको गलत, हमारे लोग ने इसको गलत कर दिया। गगन सदृशम मतलब सबको नीला बना दिया। गगन सदृशम मतलब उनका अनंत है, व्यापकता, अनंत व्यापक। मेघा वर्णम, मेघ का कलर क्या है, काला है क्या? मेघ सांवला है। मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम जोगी विद्यानगम। आप पूछिए ना, सूर्य जी आप पूछ रहे, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ऑन करे और पूछो। भगवान जी का कलर सांवला है और हम लोग सांवले से सब लोग पीछे हटते हैं। सबसे अच्छा कलर सांवला है, ना गोरा है ना काला है, बीच का कलर सबसे अच्छा। ये एंटी कैंसरस है, प्रतिरोधक शक्ति संपन्न है ये कलर, इसलिए सम्मान दो, भगवान को सम्मान दो। भगवान जी स्वयं प्रकट हो इसको, इस कलर के से। देखे होंगे आप लोग आप एग्जाम्पल देखो अपने आस पड़ोस में, देखो जो श्यामली है, जो श्यामली है वो ग्रो कितना निरोगी होगा। हाँ सूर्य नारायण जी पूछिए। सर नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। सर विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र रे कौ सब तत्व अछि? विशुद्ध चक्र मतलब यहाँ कंठ में, कंठ में क्या है, कंठ एक खाली जगह है कि नहीं, तो आकाश तत्व हो गया। आज्ञा चक्र यहाँ आत्मा का निवास है। देखो यहाँ आत्मा का निवास है, यहाँ आत्मा का निवास है, इसलिए हम लोग यहाँ तिलक करते हैं। देखो कितना अद्भुत है हमारा वैज्ञानिक, हम आत्मा को तिलक करते हैं, इसको सम्मान करते हैं क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। सम्मान देने के लिए यहाँ तिलक करते हैं इसको। आत्मा का जगह यहाँ है। बहुत सारे लोग हृदय में भी बोलते हैं, नहीं आज्ञा चक्र, ठीक है, आज्ञा चक्र यहाँ, फिर सहस्त्र, ये सब जगह तो कहाँ के आकाश के तत्व में आप, ठीक है। देखो आप उपवास करोगे तो अपना शरीर हल्का हल्का लगेगा, आकाश तत्व में वृद्धि होता है, ठीक है। कंठ शोधित होगा, पिच आएगा, बहुत ही स्वीट लगेगा, आकाश तत्व का मतलब काम। माता सरस्वती है ना, सात्विक है ना, सरस्वती जी का स्थान है। हाँ गुरुजी विशुद्ध चक्र, सहस्रार चक्र तीनटा जगह आकाश चक्र अछि, आकाश तत्व रही। हाँ आज्ञा चक्र भी ठीक है, आज्ञा चक्र ठीक है। आज का क्लास समाप्त करते हैं, बहुत लेट हो गया, ठीक है। और अगर किसी का भी किसी जगह डाउट है तो आप मुझे या ग्रुप पे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी आप पूछ सकते हैं, या आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। समय हो गया ना, हमको समय का भी ध्यान देना है, ठीक है। समय का ध्यान देना है, आपको भी खाना है, ठीक समय पर खाइए, ठीक समय पर उठना है, ठीक है। इसीलिए मैं 10 से 11 नहीं करता क्लास, पहले किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपका दिनचर्या में प्रॉब्लम आएगा। जिसका भी कोई डाउट है, रह गया है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम बहुत बढ़िया विषय में पढ़ाई करेंगे। जैसे आज थोड़ा मतलब डिस्कशन भी कर लिया, रोगी को कैसे परीक्षा करेंगे, रोग को कैसे परीक्षा करेंगे। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।